चलिए, वेलकम बैक टू एजुकेशन जोन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होइएगा। आज हम लोग लाइव क्लास लेकर आए हैं। फिर हिंदी का देखेंगे थोड़ा सा पेडागॉजी। कंडीशन क्या था कि 2-3 दिन से थोड़ा सा साउंड इशू था, मोहल्ले में शादी विवाह का फंक्शन था, तो उससे कॉपीराइट हो जाता है वीडियो, तो फिर हमको डिलीट करना पड़ जाता है। तो इसी वजह से साउंड का वो बैकिंग नहीं आना चाहिए ना, इसी वजह से क्लास नहीं चल रहा है, तो इसके लिए खेद है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा CDP देखेंगे हिंदी का। कल हम कुछ क्वेश्चन भेजे थे आपको CDP का ग्रुप में, और उसमें हम देखना ये था ना कि कुछ उसमें ऐसे ऐसे वर्ड सब थे जो थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज था अकॉर्डिंग टू आपके, मेरे नहीं। मतलब हमको लगा कि जहाँ तक आप बनाएंगे थोड़ा सा आपको उसमें नया नया ऐसा वर्ड देखने को मिला था, तो हम उसका थोड़ा सा वो हिंट्स भी दे दिए थे क्वेश्चन में, ताकि आप लोग उसको समझें, और जो बचेगा उसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका नाम, क्वेश्चन नंबर 1। जो भी जहाँ भी सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए क्लब ग्रुप में, और थोड़ा सेशन को मज़ेदार बनाइए। क्वेश्चन सभी लोग देखिए, पढ़िए, और सभी लोग कमेंट कीजिए। जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं अभी तक, आई होप कि सभी लोग को कमेंट करना अनिवार्य है, और सही गलत का फैसला आप नहीं कर सकते हैं ना, तो कीजिए। कमेंट करने से एक बेनिफिट है ना कि हाँ सही नहीं तो गलत। जितना ज़्यादा हम बताए थे कि जितने ज़्यादा आप गलती कीजिएगा उतना ज़्यादा आप अच्छा कीजिएगा, तो गलती करने से आप लोग सीखिएगा, तो कीजिए। कोई देखने वाला नहीं है आपका मेरे अलावा, तो कमेंट कीजिए सभी लोग। आई होप अच्छा लगता है कि सब लोग कमेंट करते हैं ग्रुप में। आइए तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले भाषा क्या है? सबसे पहला चीज़ है भाषा। तो भाषा है क्या? तो भाषा क्या आपका संरचनाओं की व्यवस्था है? संरचना तो हो नहीं सकता। संप्रेषण, तो ये कुछ हद तक सही कि भाषा क्या है, तो संप्रेषण यानी कि एक दूसरे के व्यक्ति के अगर बीच हम लोग बातचीत करते हैं, तो ये आपका सही कि भाषा संप्रेषण की व्यवस्था। लेकिन आगे देखिए, नियमित संचालन व्यवस्था और एक वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक तो आपका हो नहीं सकता, पहले एक गलती। तो सबसे अच्छा देखिए, यहाँ अगर बात करते हैं तो भाषा जो आपका सबसे अच्छा अगर यहाँ जा रहा है, तो आपका A और D को छोड़ के बचा आपके पास B और C। और B और C में अगर हम देखते हैं सबसे अच्छा कौन है आपको, देखिए संप्रेषण की व्यवस्था है कि भाषा के माध्यम से हम लोग संप्रेषण मतलब आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन नियम संचालित व्यवस्था भी तो इसके अच्छा ऑपोजिट है ना, तो आप सबसे अच्छा संप्रेषण से अच्छा आपका देखेंगे तो नियम संचालित व्यवस्था की भाषा के माध्यम से हम लोग एक नियम राह पर चलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। यानी संप्रेषण से ज़्यादा अगर यहाँ आ जाता है सबसे ज़्यादा नियम संचालित व्यवस्था, तो इसके अकॉर्डिंग सभी लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कुछ लोग बी लगाए होंगे, सॉरी बी लगाए होंगे, लेकिन ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषण एक लिमिटेशन है, और उससे ज़्यादा अच्छा है कि नियमित संचालित व्यवस्था या नियम निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नियमित है कि भाषा के माध्यम से ही हमारे अंदर डिसिप्लिन, शिष्टाचार, बहुत सारे सिस्टम सब आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन आपका 2 क्या कर रहा है कि एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती है, शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करें। उन्हें किसी भी प्रकार के बोलने की मनमानी है, इस विधि में किस रूप से जाना जाएगा? यानी कि आप शिक्षक हैं, बच्चे से कोई भी अगर क्रियाकलाप करवाते हैं, तो उस क्रियाकलाप में एक निर्देश आप दिए कि इसमें बच्चा उसका अनुसरण करे, और उसमें उसको मनमानी है कि आप बीच में जहाँ उसको रोक है टोक है, आपसे पूछे, बेझिझक अपने आप में कमेंट करे। तो अगर इस तरह से बच्चा अगर कोई चीज़ का पढ़ाई करता है तो बच्चा क्या करता है? तो अनुकरण मतलब देख के सीखना, तो बच्चा तो देख के सीख नहीं रहा। समग्र शारीरिक प्रक्रिया, नाटकीकरण और संप्रेषण उपागम। तो देखिए सबसे अच्छा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन, तो सबसे अच्छा आपका होता है समग्र शारीरिक प्रक्रिया। बच्चा अपनी गतिविधियाँ से हर कुछ मनमाही कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा। सभी लोग बी लगाइएगा, क्योंकि अध्यापक जो क्रिया करवा रही है ना, जो भी मैम या करवाती है, तो शिक्षार्थी का निर्देशन है यहाँ कि उसका वो अनुसरण करे और उन्हें अपने हिसाब से देखे, न कि शिक्षक के अकॉर्डिंग। आपका जो जैसे आपका हम आपको होमवर्क दिए कि आप इसको बनाइए, चाहे क्रियाकलाप को कीजिए, अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको किस तरह से कीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। और देखिए चलिए, ये तो सभी लोग को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में पहले बहुत सारे भाषाएं थे। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद सबसे पहले तेलुगु जो आंध्र प्रदेश थी, भाषा के आधार पर सबसे पहले से गठन किया गया था। तो वहाँ सभी लोग आंदोलन किए और एक डिमांड किया गया, उसके अनुसार देश में भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ, कुछ राज्य, उसके बाद कुछ ऐसे ही बढ़ते चला गया। तो हमारे देश में बहुत सारे भाषाएँ हैं, नहीं नहीं भी कुछ भी तो लगभग 1000 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है भारत देश में। लेकिन उसमें जो हमारे सरकार है,
भारत सरकार उसमें से कितना, तो सभी लोग पढ़े हो कि 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया अभी तक। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, तो 1 हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने हमारी भाषा की व्यवस्था के आधार पर हम लोग के देश में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सभी लोग। कह रहा कि एक कक्ष में विभिन्न संसाधनों जैसे दीवार पर पुस्तकालय, द्रव श्री सभा संबंधित भाषा ध्यान देने का अवसर दिए जाते हैं, इसे क्या कहिएगा। आपके स्कूल में बहुत सारे संसाधन हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे दीवार पे हम ड्राइंग करवा देना, पुस्तकालय में कुछ ऐसा चीज़ रखवा देना, दृश्य सर्व सामग्री बच्चा सुन के कान से सुनेगा, आँख से देखने वाला चीज़ रखवा दिया, यानी बहुत सारी चीज़ हम व्यवस्था करवा दिए भाषा के लिए। तो अगर हम बच्चों को इतना फैसिलिटी देते हैं तो किस में होगा, तो भाषा अर्जन तो है नहीं कि घर की भाषा नहीं है। अबोधन मतलब होता है रुकावट, और इंद्रियों द्वारा, तो इंद्रिया छोटा बच्चा सीखता है जो अपना इंद्रिया हमारे शरीर में 5 है, आँख कान नाक मुँह जीभ से पढ़ाए थे, तो इससे बच्चा, तो बच्चा को ना आपका, तो अगर इतना बच्चा को हम सुविधा अगर देंगे, क्या कहलाएगा, निमेष समृद्ध परिवेश कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो उसमें एक अच्छा माहौल दिया, बच्चा डिपेंड करता है कि इस अवसर को कैसे अपने आप को उपयोग करे। तो सभी लोग का ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। और सभी लोग कमेंट कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स खुला हुआ तो हम इधर देख ही रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, तो जुड़िए सभी लोग फटाफट। इतने लोग जुड़े हुए हैं तो उम्मीद है कि सभी लोग कमेंट कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। कुछ लोग का तो शादी का दिन भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक शादी एंजॉय कर ही रहे हैं। आ जाइए सभी लोग, जो भी जहाँ भी रिकवरी ले लीजिए, बहुत कम दिन है एग्ज़ाम का, तो हमको लेकिन इतना दिन में पढ़ना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा सभी लोग को। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 5 का। जुड़िए, जो भी लोग जहाँ हैं जुड़िए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तभी कुछ होगा, रिजल्ट नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं, जीवन का आधार कुछ भी नहीं है। दुनिया में न लोग सब कुछ कितना मजबूरी बताइए, लेकिन अंतिम में आपसे लोग रिजल्ट पूछ के आपका फैसला करेंगे कि क्या आया। तो पढ़ना सभी लोग को पड़ेगा, और एक ही चीज़ का जवाब नहीं कि रिजल्ट कब आएगा और क्या है, किसी को नहीं पता होता है। तो पढ़ाई कीजिए और सभी लोग कमेंट भी कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे कि पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ क्या। सरसरी बताए थे ना कि हम उसको फोकस नहीं करके एक बार में पूरा का पूरा पढ़ जाना, कहता है सरसरी निगाहों से पढ़ना। और सरसरी निगाह से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको नॉर्मली क्या कीजिएगा, तो विशेष तो करना ही नहीं ना, पठन सामग्री का स्वर यानी बोल के पढ़ना नहीं है, सामान्य अर्थ में पढ़ना कहलाता है आपका। तो सरसरी निगाह से पढ़ना, और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होगा, तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 क्या कह रहा है, सभी लोग उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उत्पादक शब्द संपदा क्या। हम पढ़ाए थे ना, उत्पादक कौशल एक होता है ग्रहण कौशल, यानी कि बोलना और लिखना ये आपका उत्पादक में गिनती हो गया, और सुनना और पढ़ना ये कहलाता है ग्रहणात्मक, यानी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तो आपका 2 कंडीशन होगा। तो कह रहा है उत्पादन शब्द संपदा क्या, वे सब जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में पढ़ेंगे, यानी उत्पाद कर रहे हैं, तो या तो हम आपको बोल के उत्पादन करेंगे या फिर लिख के आपको देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो 1 जाएगा। आगे कुछ पढ़ना ही नहीं क्योंकि ये सब कंटेंट का क्वेश्चन जा रहा है आपका। तो इसके 6 का होगा क्या, तो सभी लोग का ऑप्शन नंबर 1 होगा। और आई होप कि सभी लोग का सही होगा। गुड, अच्छी बात है, ऐसी सभी लोग कमेंट कीजिए। आइए 6 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए बोले थे हर चीज़ में थोड़ा सा हिंट्स दिए। उत्पादक शब्द संपदा का अर्थ होता है कि अपने भाव विचार और व्यक्तित्व के प्रयोग में ला जाने वाला शब्द ही कहलाता है आपका उत्पाद कौशल, जो हम बोलकर या फिर लिख के करता है। या लेखन वाचन है हमारा प्रयोग ला जाना सब क्या है, तो आपका उत्पाद कौशल का ही एग्जाम्पल है। तो आपका इससे ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो ठीक था। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है इसको देखिए। 7 में क्वेश्चन सभी लोग देखिए, कह रहा है कि लेखक को कौन सा उपागम लेखने के द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है, यानी लेखन का कौन सा उपागम के द्वारा लिखने सीखने को स्पष्ट कर सकता है, तो कौन सा, तो लेखन का लिखने द्वारा लिखना और सीखना दोनों को स्पष्ट करना है। तो लिखना और सीखना तो उत्पाद कौशल नहीं चलेगा। लेखन की प्रक्रिया उपागम सुरतिरेक सारांश,
आपका ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सभी लोग का, लगाइए बी नंबर कि लेखन की प्रक्रिया उपागम के माध्यम से हम लोग लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकते हैं। 7 का 1 नंबर ऑप्शन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा है और ये क्वेश्चन बहुत दूर जगह में खोज के निकाले हैं और देखते हैं ये सब वर्ड सब एक्स्ट्रापोलेटिव, ये सब थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा अजीब टाइप का था, इसलिए हम क्वेश्चन लेकर आए सभी लोग के लिए कि थोड़ा सा इसको फोकस कीजिएगा, क्योंकि हमेशा सिंपल क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा क्या है नहीं है, बहुत सारी बातें हो जाती है, तो हम लोग को कुछ नया भी देखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य है? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव होता क्या है, देखिएगा। तो कह रहा कि किसी पाठ सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों या पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रख, यानी हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, चाहे किसी चीज़ के बारे में कहानी को पढ़ रहे हैं, तो उस कहानी में जो पात्र होगा ना उसको हम अपने जगह उस मानेंगे कि हम ही हैं, और तब उस चीज़ को स्वयं को रखकर उससे संबंधित एक्स्ट्रा कार्य यानी अंतर्गत आना जो कहलाता है करता है एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाता है। क्लियर हो गया? सबसे पहले वर्ड याद रखिएगा, एक्स्ट्रापोलेटिव। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। तो इन कौन सा लेखन करते हैं? कल्पना कीजिए कि आप कहानी में एक लड़का है और अपने मित्र को पत्र लिख अपने उस यात्रा को अनुभव करने का वर्णन कर रहा है एक अजनबी से मिला। देखिए सबसे अच्छा बात यही है ना, अब हम आगे क्यों पढ़ने जाएं कि पेड़ की आत्मकथा या फिर जीवन के बारे में संभव उतना कविता या फिर नागपुर जाने के रेलवे टिकट, ये सब कोई बातें नहीं भी। हम बताए दें किसी भी कहानी के पात्र में अगर कोई कहानी पढ़ रहा है तो उसमें आप अपने को खुद उस जगह पे रख के तब उसके बारे में पढ़ना कहलाता है एक्स्ट्रापोलेटिव। और इसके अकॉर्डिंग आपका सभी लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा और सभी लोग पढ़े भी होइएगा इसके बारे में, तो सभी लोग का सही होगा। याद रखिएगा एक्स्ट्रापोलेटिव कि किसी भी स्टोरी में जो उसमें पात्र होगा राम रहीम सोहन, तो सोहन की जगह अपने आप को मान के उस चीज़ को फील करके और तब उस पर कुछ भी पत्र लिखना या फिर असाइनमेंट चाहे कुछ भी बनाना स्टोरी लिखना कहलाता है आपका एक्स्ट्रापोलेटिव। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, यही था क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहा कि एक शिक्षक का प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करती है। शिक्षक है, ठीक, कक्षा को 5 समूह में बांटकर उन्हें समुचित बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन विषय देती है, यानी जो क्लास है उसको क्लास में बच्चे को 5 ग्रुप में बांट के एक टॉपिक देती है कि आप सभी बच्चे इस पर डिस्कशन कीजिए, और बाद में प्रत्येक समूह से एक एक विद्यार्थी को लेती है और उन्हें पूरी कक्षा में सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। तो ये किस तरह का बात कर रहा है, यानी कि तो देखिए आधारभूत अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, इसका शॉर्ट नेम, संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता, विमर्श करने की क्षमता और समूह चर्चा। ठीक, तो क्वेश्चन आपका 9 है। तो देखिए यहाँ कह रहा कि अब कुछ लोग लगाएंगे समूह में चर्चा, यहाँ चर्चा की बात नहीं, चर्चा तो बच्चा आपस में, लेकिन ये मैम जो है रोज ये कार्य को करवा रही है और बच्चों को भी बोल रही है कि प्रतिदिन बच्चा का एक टारगेट दिया गया कि एक विषय टॉपिक देती है कि आप इस पर जाइए और क्लास में सभी लोग पहले डिस्कस कीजिए एक समूह में ग्रुप में, और जब डिस्कस करने के बाद तब वो उससे क्लास में बुला के उसका बढ़ावा देने का काम करती है। तो आपका आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल का विकसित हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, सभी लोग का इसका 1 होगा। आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषणात्मक कौशल, बच्चे के अंदर के जो अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल हम लोग इसको बढ़ावा देने का यहाँ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इसको पहले पढ़ लीजिए, देखिए ना, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इसी का हिंदी है किसका, तो आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल को कहा जाता है इंग्लिश में बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, BICS। इसमें क्या होता है कि कोई भी सामाजिक आमने सामने बातचीत की आवश्यकता है भाषा कौशल के संदर्भ में बात करता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो खेल के मैदान में या फ़ोन पर या फिर अन्य लोगों के साथ सामाजिक रूप से जो लोग बातचीत करते हैं भाषा स्किल्स के माध्यम से जो बात करते हैं, यह आपका कहलाता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, BICS। ठीक, तो सभी लोग को क्लियर हो गया होगा इसके बारे में कि समूह चर्चा से भी एक हटके कोई ऑप्शन है, और ये सभी लोग याद रखिएगा। इसलिए हम क्वेश्चन लाए थे कि देखिए सभी लोग समूह लगाए होंगे, समूह में चर्चा, कुछ लोग का लगा होगा सही, तो ये सब नया नया वर्ड है इसलिए हम इसको लाएँ क्वेश्चन को। अगर देखते हैं 10 नंबर, देखिए 10 क्या कह रहा आपका कि कह रहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति में मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए तैयार किए गए आकलन। अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी में किसी भी तरह की प्रगति या फिर मॉनिटरिंग तथा सुधार के लिए अगर कोई आकलन कर रहे हैं
तो इसमें से कौन सा आकलन का प्रयोग कीजिएगा, आपसे ये पूछा गया। तो कह रहा कि शिक्षार्थियों का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है और हम पढ़ा दिए थे अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तब यहाँ कह रहा है कि देखिए मेन पकड़ना ये है कि किसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि दौरान, यानी अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम अगर इस मॉनिटरिंग करते हैं तो ये आपका होता है अधिगम के लिए आकलन। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो सभी बताइए, कल हम इसका डिस्कस कर लेंगे सभी लोग। आइए चलिए, सभी लोग को पता होना चाहिए और ये सभी क्वेश्चन आंसर सही भी होना चाहिए। एनईपी से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और ये फिर से एक बार रिपीट होगा और इस पर इससे पिछले वाले बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन का डिस्कस हो चुका है। कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शास्त्रीय भाषा हिंदी अध्ययन को डैश के रूप में अनुमोदित करती है। तो राष्ट्रीय भाषा हम लोग का जो हिंदी है ना, जैसे हम लोग का हिंदी अभी तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो इसलिए शास्त्रीय भाषा में हिंदी अध्ययन को ना हम लोग एक अनिवार्य भाषा के रूप में अब इसको अनुमोदित करते हैं कि हर हाल में हिंदी जानना सभी लोग को जरूरी हो गया है। नहीं, अनिवार्य नहीं होगा, सॉरी। तो त्रिभाषा सूत्र तो इस तो पढ़ाते अनिवार्य नहीं, एक अतिरिक्त विकल्प में रखते हैं इसको 1 नंबर। इसका 11 हो जाएगा क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर 6 को हम लोग एक अतिरिक्त विषय के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं। सभी लोग ऑप्शन नंबर इसका सी लगाइएगा। जैसे देखिएगा हम लिख दिए, कह रहा कि मातृभाषा जो है आपका अंग्रेजी आधुनिक भाषा हो गया, सबसे पहले मातृभाषा, और फिर हिंदी जो है हिंदी भाषा क्षेत्रों के लिए है कि जो जहाँ का व्यक्ति होगा अपना क्षेत्र के हिसाब से बोलेगा, और शास्त्रीय भाषा के अध्ययन को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुमोदित करती है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए आइए नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर से, बहुत कुछ आपको नया। आइए क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 2-2 समूह में बनाती है, पहले ग्रुप में बांट दी। ठीक, अच्छा बच्चा ग्रुप में बट गया तो उन्हें 18 वाक्य वाली एक कहानी देती है और उन्हें एक जोड़े के पास विषम संख्या वाले वाक्य 1, 3, 5 छपे हुए तथा अन्य वाक्य खाली है, जबकि दूसरे जोड़े वाले सम संख्या वाले में 2, 4, 6 विषम संख्या वाले वाक्य खाली है। विद्यार्थी के जोड़े में एक दूसरे वाक्य को पढ़कर सुनाना तथा कहानी को पूरा लिखना है। इस श्रवण, वाचन, पठन और लेखन सम्मिलित इस कार्य के रूप में आप क्या जानिएगा। देखिएगा अब ये जो क्वेश्चन होगा ना, यहाँ ना आपका समूह क्या है, तो बच्चा आपस में खुद से लिख के फिर सम विषम करके कर रहा है ना, तो सबसे अच्छा आपको क्या करता है, पारस्परिक श्रुति लेख कर रहा है बच्चा, क्योंकि देखिए एगो लिख रहा है तो फिर उससे लिखवाया जा रहा है, एगो सम में एगो विषम में। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि पारस्परिक आपका यहाँ से काम किसका, तो श्रुति लेख का हो रहा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए 12 के बाद अगर हम 13 की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पारस्परिक श्रुति लेख का अर्थ होता है साथ में मिलकर कुछ काम करना। तो बच्चा देखिए यहाँ क्या था, तो ग्रुपिंग में काम कर रहा था ना, कि यहाँ इसको 20 समूह में बच्चे को बांट के ओ डिवीजन में बांट के फिर उससे काम करवाया गया था 18। तो ये बच्चा ग्रुप में काम करेगा तो उसे कहते हैं हम लोग पारस्परिक होता है। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ, यानी जो सुन के लिखा है। श्रुति लेख सभी पता है, बचपन में सभी लोग अपने स्कूल में लिखे हुएगा। श्रुति लेखन अभ्यास विधि तहत शिक्षण एक या एक से अधिक शब्द का उच्चारण करवाता है कि बच्चा शुद्ध लिखता है कि नहीं, तो सभी लोग इसके बारे में पढ़ा होगा। श्रुति लेख सभी लोग लिखे हुए हैं, डिक्टेंशन वर्ड इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 क्या कह रहा है आपका कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करती है। देखिए भाषा अर्जन की बात हो गया, तो बच्चे जो भाषा शिक्षार्थी भाषा जो अर्जन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो भाषा का संरचना विश्लेषण करके, साहित्य के अध्ययन करके, उसे भाषा बोलने वाले संस्कृति के बारे में और प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा को उपयोग करके। तो भाषा अर्जन है, और भाषा अर्जन हमारा सांस्कृतिक सभ्यता वाली बात है ना, कि हम जिस माहौल जिस संस्कृति सभ्यता में रहेंगे हम वैसा ही बोलना सीख जाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भाषा उस भाषा के बोलने वाले और संस्कृति के बारे में जो हम वहाँ से सुनेंगे उसको सीखेंगे, और सीखने से हम वही भाषा को बोलेंगे। हम बताए भी थे कि भाषा अर्जन जो होता है वो आपका पारिवारिक और सामाजिक भाषा होता है, जिससे हम उसके माध्यम से सीखते हैं। अपने घर परिवार में जो व्यक्ति बोलते हैं हम लोग उसी को सुन को सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए नहीं, लेकिन सी से तो अच्छा डी है, सॉरी अंतःक्रिया सबसे अच्छा वातावरण है, तो उससे अच्छा देखिए यहाँ प्राकृतिक
अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके सबसे ज़्यादा भाषा हम लोग अंतः समाज में आ गया, थोड़ा सा वो हो गया था। सबसे ज़्यादा हम लोग कहाँ सीखते थे अपने परिवार समाज में, यानी अंतःक्रियात्मक वातावरण के माध्यम से हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं। और आपका 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए 14 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर बात करें तो कहिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई कौशल के अभिव्यक्त संबंधित नहीं है, भाषाई कौशल अभिव्यक्त से संबंधित है। इसमें देखना है कि भाषाई कौशल से कौन कौन आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 तो कह रहा है इसमें कि भाषाई कौशल में तो आपका बोलना, मुँह से बोल दीजिए या फिर लिख दीजिए, आपका भाषा कौशल संबंधित है। तो इसमें आपका कंटेंट का क्वेश्चन है और सभी लोग लगा हुआ 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं, सभी लोग का सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है। कर यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस दिव्यांगात्मक तथा दिव्यता पीड़ित होने की संभावना पाठ्य सामग्री के अर्धग्रहणात्मक सारणिक अपेक्षित गति की दर से पढ़ना ऊपरी और गहरे का अर्थ विश्लेषण करता है। कोई बच्चा अगर निम्नलिखित कार्य करने में और कोई काम नहीं कर पाता तो कोई न कहीं से विकलांगता घोषित होगा। तो उसमें से किस अकॉर्डिंग आप अर्थ ग्रहण या फिर सारणिक अपेक्षित गति को दर के ऊपरी ओर ग्रहण करने का विश्लेषण को मानते हैं। तो का लेखन कौशल, क्रियात्मक क्रिया वैकल्प, गहन पैटर्न, सबसे आपका क्या होगा, तो पैटर्न वैकल्पिक जो होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा डी नंबर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का कार्यात्मक मॉडल शब्दात्मक क्षमता की अवधारणाओं से जुड़ा होता है। तो ये बात सही है कि भाषा का जो जितना सारा मॉडल है वो क्षमता का जुड़ा हुआ है। भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्त और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। तो ये दोनों बात सही है और एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 16 का 1 नंबर। आइए 17 निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन कौशल है जो किसी मुद्दे विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। तो इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो आपका किसी भी लेखन उन्मुख शैली पर किसी मुद्दे पर प्रकाश डालने का कार्य करती है। तो तार्किक नहीं होगा, न वृत्तांत होगा। सबसे अच्छा आपका जो ऑप्शन नंबर है 17 का आपका 1 नंबर है। वर्णनात्मक लेखन कौशल जो है ये आपके प्रकाश डालती है। अब मन में होगा कि क्या होता है, तब वर्णनात्मक लेखन कौशल रचना का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह एक विषय उन्मुखी लेखन शैली है जिस किसी मुद्दे पर पर्सनली हम किसी मुद्दे पर डिस्कस करके उस पर हम डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं कि हाँ ये क्या है नहीं है। इसके अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दृश्य वर्णन हम लोग कर सकते हैं कि जैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन क्या हुआ कि जैसे कहीं घूमने गए तो घूमने लिखते हैं ना कि कहाँ क्या है नहीं, कैसे घूम रहा है, किस जगह पे, तो वो लिखना कहलाता है आपका वर्णनात्मक लेखन कौशल कहलाता है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 में क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि इनमें से किस भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धत किया जाता है। इसमें किसको कराया जाएगा, तो देखिए तो मानवता, परंपरा और मानवतावादी यानी सारा बात इसमें लिख दिया दृष्टिकोण से। तो सारा दृष्टिकोण का उदाहरण कौन आपका तक हो जाएगा, सामुदायिक भाषा अधिगम के माध्यम से ही हम लोग किसी भाषा के शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण को रूप में उद्धर किया जाता है। तो सामुदायिक भाषा अधिगम, क्योंकि कुल भौतिक होगा नहीं, मौन से होगा नहीं, न प्राकृतिक, सबसे अच्छा सामुदायिक समाज में रह के हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छा को 18 में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से सामुदायिक भाषा क्या होता है, तो कह अधिगम शिक्षण पद्धति में एक या एक से व्यापक रूप से CLL के रूप में जाना जाता है। तो छात्रों को एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं क्योंकि यह भाषा शिक्षण का एक पद्धति है, सीखने में मानवतावादी और परस्पर दृष्टिकोण से होता है। देख रहे हैं ना, सामुदायिक भाषा अधिगम, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, बच्चे लोग सभी लोग एक साथ ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात कितना नंबर क्वेश्चन था, 19 पर था ना। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, सब लोग पढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विद्यार्थी के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के प्रयास को, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है क्या कहलाएगा। यानी विद्यार्थी के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह
जो आपका उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंग अधिक क्षेत्र में विद्यार्थी प्रयास, प्रगति, उपलब्धि का प्रदर्शन करता है तो वह क्या कहलाएगा। तो सिंपल सी बात, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा, एक क्वेश्चन आज की क्लास के ऑफलाइन में भी था, रिपीट हो गया था कि बच्चा का उद्देश्य हर चीज़ के बारे में, उसके प्रगति, उसके प्रयास, उपलब्धि के बारे में पता करना कहलाता आपका, तो आपका कहलाएगा क्या, तो पोर्टफोलियो। शायद क्वेश्चन ये रिपीट हो गया ऑफलाइन दोनों में। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो 20 क्या कह रहा है, इसको देखिए। तो 20 कह रहा है आपका कि भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित में किस बातों का विचार करना चाहिए। तो गतिविधियां जिनमें सार्थक अंतःक्रिया शामिल हो, और अंतःक्रिया आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ये बात हमेशा सही है कि आप जो भी गतिविधियां देखिएगा उस अंतःक्रिया के माध्यम से देखिएगा ताकि बच्चा उसको वहाँ से उपयोग कर सके, तो बात सही है। गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया से जोड़ के पढ़ाना, ये बात भी सही है, तो आपका दोनों बात सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ए और बी, यही ना। वास्तविक गतिविधि से आपका सार्थक अंतःक्रिया शामिल होना, विद्यार्थी, या देखिए सारा बात लिखा हुआ है, विद्यार्थी के कौशल को जोड़ना, विद्यार्थी को वास्तविक दुनिया से जोड़ना, रुचि का पता लगाना, विद्यार्थी का अनुसरण करना, ये सब क्या आपका तो वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाली बात है, और ये सारा बात सही होता है, सारा पॉजिटिव है ये। चलिए सभी लोग को ये पता होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, और ये क्वेश्चन उसी दिन का रिपीट है जिस दिन फिर हम लोग देखे थे एक ऑफलाइन क्लास में, वही चीज़ है। करा कि निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है। तो किसकी करती है, तो कह रहा मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषा और शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा। तो विदेशी भाषा की अनुशंसा नहीं किया जा रहा है। मातृभाषा, घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृति, या देखिए विदेशी, मातृभाषा अथवा घर की भाषा, ये तो चलेगा। आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृति, शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा, विदेशी तो चलेगा, समस्या किसमें पूरा ठीक है। मातृभाषा, घर की भाषा, संस्कृति, विदेशी भाषा, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी तो उतना चलेगा नहीं, तो आपका देखिए सब में तो वही है। देखिए आप सबसे ज़्यादा बात किस में लिखा हुआ है, देखिए सब में वही चीज़ है, थोड़ा किसी ज़्यादा, तो आप ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, इसमें सारा चीज़ मिला के लिखा हुआ, सबसे बड़ा ऑप्शन भी है। तो मातृभाषा, घर की भाषा, आधुनिक भाषा, भाषा, संस्कृति, शास्त्रीय, सारा मिला के लिख दिया इंग्लिश को छोड़ के, तो सारा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 देखिए सभी लोग, 22 कमेंट कीजिए, देख रहे हैं, इसलिए लग रहा है खाली मोबाइल में चला के रख दिए कि ताकि पता चले कि हाँ हम भी देख रहे हैं। अरे कमेंट कीजिएगा तो हम भी देखेंगे कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, कमेंट कीजिए सभी लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है देखते हैं। कह रहा कि शिक्षिका कक्षा में गतिविधियां आयोजन करती है, विद्यार्थियों को गोल घेरे में बैठने के लिए कहा जाता है और कहानी शुरू करती है। एक बार राजस्थान के छोटे शहर में एक बहादुर लड़की थी जिसका नाम रिया था। गोल दायरे में बैठा प्रत्येक विद्यार्थी एक एक कर माचक वाक्य बोलकर कहानी पूरा करने के लिए कहा जाता था। यह गतिविधियाँ किसका उदाहरण है, यानी हम ग्रुप में बैठा के बच्चे से अभी तुरंत क्वेश्चन हुआ है कि ये अकादमिक का बात है कि विषय वस्तु पढ़ाई तो है नहीं, न बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण न है, एकीकृत होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर लगा इस आदमी 22 का हो जाएगा बी नंबर। ये संज्ञानात्मक अग्नात्मक भाषा प्रवीणता है जिसके माध्यम से बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करके अपनी गतिविधियाँ को उदाहरण बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कुल भौतिक प्रक्रिया TRP किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। सबसे पहले देख लीजिए क्या होता है भौतिक। तो कुल भौतिक प्रक्रिया विधि जेम्स अरोड द्वारा प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन याद रखिएगा, भौतिक प्रतिक्रिया विधि किसको दिया था जेम्स अरोड दिया था, जो कि एक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक थे। छोटे बच्चे में अपने प्रारंभिक वर्षों में आदेश और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित के रूप में अपनी भाषा लिखते। इसमें छोटे बालक क्रिया करते हैं और ये शिक्षण का केंद्रित उपागम है। ठीक देख रहे हैं, यहाँ जो भी कहिएगा उसके अकॉर्डिंग बच्चा यहाँ काम कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हुआ। तो अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि क्वेश्चन आपका यही ना था कि कुल भौतिक प्रतिक्रिया TRP किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। तो कौन विद्यार्थी के लिए उपयोगी है, तो कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन है ना, तो किसके लिए उपयोगी है। तो आपका कह रहा है कि क्रिया करने के लिए नहीं, श्रवण, बच्चा जो सुन के सीखेगा, अभी चर्चा हुआ, उसके तरह उपयोगी है। और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से बी, यानी कि 23 का
ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्रिया करके ना, सॉरी, बालक क्रिया करके, ठीक है, छोटे बालक क्रिया करके सीखती है, सॉरी। देखो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि बच्चा जो काम कर रहा है तो क्रिया करके कर रहा है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आइए 24 पर। 24 क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति स्वर, संपदा, शब्द, वाक्य और वाक्यों की पहचान कर रहा है और फिर स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है तो यह उदाहरण किसका है। देखिए पहले इसको बताते हैं, इसका हो जाएगा बॉटम अप प्रोसेसिंग। इसका हम डिस्कशन भी लिख दिए हैं, तो सब लोग डिस्कशन पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। कि क्या है कि कोई व्यक्ति, अगर व्यक्ति स्वर, संपदा, व्यक्ति, शब्द, वाक्यांश और वाक्यों की पहचान कर रहा है फिर शब्द का संदर्भ का उपयोग कर रहा है तो उदाहरण है बॉटम का। देखिए अब क्या है आपका, तो अधोमुखी, टॉप डाउन पढ़ावे किए थे कि वो तो पढ़ाए थे सीडीपी में, टॉप डाउन बच्चा का ग्रोथ जो होता है सिर से पैर, पैर से केंद्र से, तो वो भी है। और अगर हिंदी का आएगा तो देखिएगा अधोमुखी का मतलब होता है कि शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को समझने के लिए पृष्ठभूमि या पिछले ज्ञान का उपयोग करता है, जो पहले से पता उसका उपयोग करना। यह एक प्रक्रिया है जो निम्न बातों पर कहता है, व्यक्तित्व, ध्वनि, शब्द और आकर्षक के बजाय भाषा से प्रसंग समझता है और उसके फिर विस्तृत से जाने के लिए विषय वस्तु में समझता है। अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम क्या कहता है, देखिए कह रहा है, बॉटम कह रहा है आपका कि बॉटम अप सर्व युक्ति एक प्रकार का सूचना प्रसंग है जो एक धारणा बनाने के लिए पर्यावरण के आलेम डेटा का आधारित है। इसका काम किया गया सामूहिक रूप से पाठ अर्थ के बजाय व्यक्तिगत ध्वनि को, वाक्यों की पहचान करके उसको ध्यान केंद्रित करवाता है, तब का कहलाता है बॉटम अप सर्वन युक्ति। अब यहाँ से आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी लगवाए कि सुनकर फिर उपयोग करना बॉटम अप प्रोसेसिंग का एक रूप है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो 25 क्या कर रहा है आपका, देखिए कह रहा है कि एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा पढ़ाया गया। शिक्षक की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। पहले आप यहाँ थे और यहाँ से जैसे ही आप अमेरिका गए तो आपका अमेरिका का लैंग्वेज पढ़ाया गया, तो क्या कहिएगा, तो एकल भाषा नहीं, यहाँ का भाषा सीखी गया, बहुभाषा बात तो होगा नहीं, विश्वास सबसे ऑप्शन नंबर निजमता। आप कहिएगा क्या होता है, तो देखिए इसके डिस्कशन दिखाते हैं निजमता होता क्या है। देखिए तो यह एक सांस्कृतिक भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है गोता या डुबकी लाकर स्नान करना, अर्थात किसी विषय में निलीन हो जाना। अभी आप तक इंडियन थे तो यहाँ का भाषा सीखे, तब अमेरिका गए तो वहाँ की भाषा में जब तक आप नील नहीं होइएगा, पूरा तरह से विलीन होकर नहीं सीखिएगा, तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि निजमता एक शिक्षण प्रक्रिया है। जब विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर लेता है उसके बाद जब दूसरी भाषा को जब शिक्षा प्रदान करते हैं ना, उस सब लोग निमंजन शिक्षण विधि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आप पहले बच्चों को हिंदी सिखाते हैं घर में, तब सीखता है इंग्लिश चाहे संस्कृत, तो सब किस में इसी में आएगा। तो ऐसे बल्कि भारत में शिक्षा ग्रहण करने के बाद शिक्षा भारत से कहाँ अमेरिका गई तो वहाँ का शिक्षा ग्रहण कर इसको कहता हम लोग निमज्जन कहा जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर हमें क्यों लगवाए हैं, ठीक। कि यहाँ से वो अमेरिका गई तो अमेरिका जाने के बाद ये बात को सीख रही है तो क्या करे, इतनी जमता। देखिए नया वर्ड है ना, इसलिए हम सेट को चलवाएं कि हमेशा आपको इसमें बहुत कुछ आपको इसका हम और क्वेश्चन करवाएंगे, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन इसका हम करवाने वाले हैं। तो रोज़ 30 करवाएंगे तो ज़्यादा मेरा क्लियर हो जाएगा, लगभग सभी लोग का इसमें बहुत सारा नया नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कह रहा कि संदर्भ विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचार, संकल्पना तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षण विषयों के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा में एक पहल का प्रयोग करने की कोशिश करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहिएगा। तो कह रहा कि रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। संदर्भ में देखिए यहाँ बात है कि बच्चा का सपनाओं को अर्थ बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग करता है। तो भाषा शिक्षा के विषय में सहयोग में भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग करने की कोशिश क्या कहा जाएगा, तो इसका कहा जाएगा, तो देखिए सबसे अच्छा इसको कहा जाएगा क्या, तो आपको कहा जाएगा रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, क्या आप मेंटेन करके बच्चों को सिखा रहे हैं। तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। आइए 27 नंबर देखते हैं। 27 क्या कह रहा आपका, तो कह रहा कि एक शिक्षार्थी कक्षा में अपनी अध्यापिका की बात को ध्यानपूर्वक सुनती है और अगले दिन प्रदत्त कार्य का मतलब होता है आपका असाइनमेंट वर्क जो सुनी उस पर पूरा करने के लिए अध्यापक की बातों के मुख्य बिंदु भी लिखती है कि हम लोग को कल क्या क्या करके आना है और इस प्रकार के श्रवण को क्या कहेंगे। जैसे हम जो लेक्चर आपको दे रहे हैं उसमें आपको जो लगे कि हम पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, आप उसको नोटबुक में फटाफट लिखते जा रहे हैं कि हमको क्या 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 शॉर्ट में क्या करना है। तो अगर आप ऐसा काम करते हैं क्या कहिएगा, विस्तृत श्रवण नहीं, अकादमी नहीं होगा,
आप गहन श्रवण कर रहे हैं, यानी पूरा गहराई से सुन रहे हैं, और आपको जो इसमें बात बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, आप उसके बारे में क्या है तो लिख रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आइए इसको देखते हैं क्या करा ये। करा कि एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेली सुनाई और जोड़ों में बैठकर उन्हें समाधान खोजने के लिए कहा। होता है ना बुझौती टाइप का जो हम लोग कह देते हैं। तो कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे खोल कर पहेली को हल निकाले और दूसरी पहेली को इसी तरीके से ढूंढना, यानी कि ढूंढना अपने मन में सोच सोच के उसका आंसर बताना क्या कहलाएगा। तो बोलना एवं सुनना, जोड़ों का आकार करना, सोच कर लिखा गया, यानी जो आप थिंक, यानी कि इसमें देखिए कहा गया कि जो खोजने समाधान, एक जो कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे खोलकर अपनी पहेली का हल निकाले, यानी जो लिखे उसको पूरा लिखिए, उस पर सोचिए तब कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए ना, लेख सोच कर लिखा गया संलेख, थिंक ऑनलाइन प्रोटोकॉल। अब इसका मीनिंग समझिए क्या। तो आइए 29 नंबर, 29 क्या करा इसको देखिए। 29 करा कि एक अध्यापक समाचार पत्र में एक गद्य खंड की चयनित करती है और उसे प्रत्येक 5वें शब्द जो कि क्रिया है उसको हटा देती है और विद्यार्थी को इस खंड में हटाए गए शब्दों को भरने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार का देखिए, जैसे हो गया कौन, तो कल ना फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, समझिए कि वही आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, कि आपको उसमें भरने वाला काम करना। तो ऐसा जो काम करिएगा तो कहलाता है आपका क्लोज कार्य। याद रखिएगा सी नंबर, ये जो है ये कंटेंट क्वेश्चन एक तरह से हो जाएगा कि इस तरह का जो कार्य कहा जाता है उसको क्लोज कार्य कहा जाता है, कि जहाँ जहाँ छोड़ देंगे खंड कहिएगा बुआ इस बॉक्स में भरिए, इस बॉक्स में भरिए, इस बॉक्स में भरिए, क्या क्या होगा उसका कहा जाता है क्लोज कार्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट है आपका, कह रहा है क्वेश्चन नंबर लास्ट, अच्छा लग रहा है। शब्द भंडार और भाषा के अन्य पहलुओं के शिक्षण अधिगम के लिए अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाई जा रही सामग्री और वस्तुओं को किस माप में जाना जा सकता है। ये शब्द भंडारी सब जो है बच्चे का है, तो इसको आप किस में मापिएगा। तो कह रहा है खेल सामग्री, खिलौना, वास्तविक और संदिग्ध। हम बताए थे ना कि शब्द का भंडार है, तो बच्चा शब्द जो दादा मामा नाना जो भी सीखना अगर सीखा होगा अध्यापक के प्रयोग में लाई जा रही है, तो उसको हम लोग वास्तविक वस्तु से तुलना करके और तब लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब सभी लोग सबसे पहले हमको बता दीजिए किनका कितना कितना सही हुआ। हम कमेंट देख रहे हैं, सभी लोग बताइएगा ईमानदारी से, क्योंकि क्वेश्चन कल भेजे थे ग्रुप में, सभी लोग बनाए भी होंगे और बोले थे कि डिस्कशन कराएंगे तो कराएंगे। तो बताइए कितने कितने लोग का क्या क्या सही हुआ, जल्दी से बताइए। बताइए किनका कितना सही हुआ है। तो क्वेश्चन 30 कितना हुआ, 2-3 लोग का ही आ रहा है। सभी लोग बताइए कितना कितना है। आपका 20 तारीख हो गया, इस महीना में आपका 10 दिन और बच गया, उधर 14 दिन, 14 10 24 दिन आपके दिन बचा और आपको 24 नंबर पर सब्जेक्ट मिलाना है टारगेट के साथ। तो 24 दिन में 24 नंबर कैसे बढ़ाना है अभी आप सोच लीजिए। हर हाल में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारा 24 दिन में 24 नंबर बढ़ेगा कि हम 24 नंबर तक सब पेपर में क्वालिफाई कर लें। ओके, चलिए अच्छा लगा सभी लोग जुड़े, सभी लोग को गुड नाइट। चलिए अब 24 जून को है, जहाँ भी जाइए एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।